मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 धातु विज्ञान के अंतर्गत मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है तथा कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की कौन कौन सी पद्धति है तथा धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए कौन कौन से क्षरण प्रतिबंधक उपाय किए जाते हैं, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। क्रियाशीलता की श्रेणी के मध्य भाग में स्थित लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं तथा प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइड लवणों के रूप में या कार्बोनेट लवणों के रूप में पाई जाती है। धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सरल होता है। अतः सल्फाइड अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म करके उसे ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है और इस प्रक्रिया को ही भंजन या रोस्टिंग कहते हैं। जबकि कार्बोनेट अयस्क को सीमित हवा में तीव्रता से गर्म करके जब ऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं तो इस प्रक्रिया को निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। जस्ते का जो अयस्क होता है उसका भर्जन और निस्तापन होते समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। जस्ते का जो अयस्क होता है वो होता है जिंक ब्लेंडी अर्थात जिंक सल्फाइड। जब इसका भर्जन किया जाता है यानी भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो वह उसके ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है अर्थात जिंक ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो निस्तापन है, जिसमें जिंक कार्बोनेट को सीमित हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तीव्रता से गर्म करते हैं तब उसका ऑक्साइड में रूपांतरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। दोनों ही प्रक्रिया में हमें जो धातु है उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्राप्त हुए जिंक ऑक्साइड से कार्बन जैसे योग्य अपचायक का उपयोग करके जस्ते को प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ जलाने पर भी निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जिसमें मैग्नीज अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और प्रचंड ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया के समय बाहर निकलने वाली जो ऊष्मा होती है वो इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है कि धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है वो है थर्मिट अभिक्रिया का, जिसमें आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होकर लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और इस अभिक्रिया के दौरान भी प्रचंड मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसका उपयोग रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा ही रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे वेल्डिंग या थर्मिट अभिक्रिया नाम दिया गया है, जिसमें रेल की पटरी को जोड़ने के लिए प्रचंड ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम क्रियाशील धातुएं जो है वो क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे नीचे की तरफ निचले सिरे पर पाई जाती है, अर्थात वे प्रकृति में सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। अब देखते हैं कि जब तांबा जो है वो मुख्यतः क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में Cu2S के रूप में पाया जाता है। इस अयस्क को केवल हवा में गर्म करने पर ही हमें तांबा प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि धातुओं का क्षरण। धातु की आर्द्र हवा के साथ अभिक्रिया होकर लाल भूरे रंग के पदार्थ की परत जमा होती है, इसे ही जंग या रस्ट कहते हैं। रस्ट का जो फार्मूला होता है वो है Fe2O3.H2O, जो कि जिसे हम अपनी भाषा में जंग कहते हैं। तांबे के जो बर्तन होते हैं उसकी आर्द्र हवा के उनकी जो पृष्ठभाग होती है वो जब आर्द्र हवा के संपर्क में आते हैं तो आर्द्र हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होकर उस पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जमा होती है, जिससे तांबे की चमक जो है वो मलिन हो जाती है। इसके अतिरिक्त चांदी की जो वस्तुएं होती है वो हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय पश्चात वे काली पड़ जाती है, क्योंकि हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से चांदी की अभिक्रिया होकर सिल्वर सल्फाइड की परत बनती है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होकर भी उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है। इसलिए इस प्रकार से धातुओं का क्षरण जो है वो जब नम हवा के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे होने
लगता है तो इस क्षरण से धातुओं का बचाव करने के लिए विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जो पद्धतियां हैं जिसके द्वारा धातुओं को क्षरण से बचाया जा सकता है। क्षरणकारी धातु पर अक्षरणकारी धातु की परत लगाकर क्षरण को रोका जा सकता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो पद्धति है वह है जस्ते का विलेपन या गैल्वेनाइजिंग। इस पद्धति में लोहे का क्षरण रोकने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है, इसलिए अतः उसका क्षरण पहले होता है। दूसरी जो पद्धति है वह है टीन की परत चढ़ाना यानी टीनिंग। इस पद्धति में पिघली हुई टीन की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है, जिसे कलई करना कहते हैं। तांबा तथा पीतल के बर्तनों पर क्षरण के कारण हरे रंग की परत जमा होती है, इसे टालने के लिए टीन की परत चढ़ाई जाती है। तीसरी जो पद्धति है वह है धनाग्रीकरण। इस पद्धति में तांबा एल्यूमिनियम जैसी धातुओं पर विद्युत अपघटन के द्वारा ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाते हैं और इसके लिए तांबा या एल्यूमिनियम की वस्तु धनाग्र के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह ऑक्साइड का लेप पृष्ठभाग पर एक समान होने के कारण धातु का क्षरण रोकने में उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जो चौथी पद्धति है वह है विद्युत विलेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम क्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है, जैसे चांदी विलेपित चम्मच, सोना विलेपित गहने इत्यादि। ये विद्युत विलेपन के ही उदाहरण है, अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ही उदाहरण है। इसके अतिरिक्त धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए सम्मिश्रीकरण पद्धति का भी उपयोग किया जाता है यानी एलॉइंग, अर्थात जब मिश्र धातुएं बनाई जाती है तो उन पर मिश्र धातुओं पर क्षरण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए आजकल मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। वर्तमान काल में उपयोग में जो लाए जाने वाले अनेक धातु रूप हैं ये सब सम्मिश्र स्वरूप में ही होते हैं। इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह यही है कि धातुओं की क्षरण की जो तीव्रता है वह अत्यधिक कम हो जाती है, जिसके अंतर्गत किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर बनाया जाता है और इसे ही सम्मिश्र कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्रॉन्ज जो होता है वो 90% तांबा और 10% टीन से मिलकर बना हुई मिश्र धातु है। इसी प्रकार जो हवा और पानी से दाग न लगने वाला और जंग न लगने वाला जो स्टेनलेस स्टील होता है वो 74% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन इनसे बना होता है। इसी प्रकार आजकल सिक्के बनाने के लिए भी विशिष्ट प्रकार की सम्मिश्र बनाए जाते हैं। अब इस वीडियो पर आधारित और पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप इन विभिन्न वीडियो के माध्यम से हल कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में इस जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इन जो पाठ के अलग अलग पार्ट्स हैं वीडियो के उसमें उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।